हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आज की जो वीडियो है जो कि अभी हम पिछले कुछ संडे से एक सीरीज स्टार्ट किए हैं संडे स्केचिंग करके। तो उसमें हम लोग जो स्केचिंग के बारे में अलग अलग चीज़ों को समझते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को समझते हैं और जो फंडामेंटल्स हैं उनको कवर करते हुए सारी चीज़ों को करते हैं। तो अभी जस्ट मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन हो गए, मुझे लगा कि इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और स्केचिंग के थ्रू आपको समझानी भी चाहिए कि मोस्टली आर्टिस्ट एक चीज़ सोचते हैं कि यार मुझे बड़ी बड़ी पेंटिंग जैसे कि जो दा विंची हैं और जैसे कि जॉन सिंगर सार्जेंट हैं और भी जो जैसे विंसेंट वैन गॉग हैं और जो महान आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क हम देखते रहते हैं, रेम्ब्रांट हैं, तो उनके वर्क्स को देख के हमें लगता है कि यार हमको भी इनकी जैसी ड्राइंग पेंटिंग बनानी चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से उनको बनाएं। तो और एक और चीज़ रहती है कि जब हम उनको बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे वह चीज़ें सही से बनती नहीं हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम फंडामेंटल्स पर वर्क नहीं किए हैं। और दूसरा, जब हम इस टाइप की पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। नॉर्मली हम जैसे जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं वह एप्पल, कोई मटका, कोई बर्तन बनाते हैं, तो उसमें जो अगर थोड़ा बहुत जो ड्राइंग का डिफरेंस होता है तो वह इजीली पता नहीं चलता। लेकिन जब हम बड़ी पेंटिंग्स, जो बड़े बड़े वर्क्स को स्टडी करते हैं, किसी के पोर्ट्रेट को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हम बड़े बड़े वर्क्स को करते हैं तो वहाँ पे पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम उस चीज़ को ईज़िली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो करोगे तो अगर उसमें 4 घंटे लगने हैं तो उसमें 4 लगेंगे। फिर आप ये सोचो कि हम उसको 10 मिनट में, 20 मिनट में कर दें, तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं जो कोई फॉर्म में होती है और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो है स्केचिंग। अभी हम कुछ कुछ जो विंची के आर्ट वर्क्स हैं उनको लेके उनसे हम स्केचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम जो स्केचिंग है, जो ओल्ड मास्टर्स के वर्क्स हैं, उनको किस तरह से अपने स्केचिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पेपर और पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको लिखने पड़ेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्प करेंगे। और साथ में अगर आप स्केचिंग करना चाहें तो आप उसको साथ में मेरे स्केच भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने महान ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग द वर्जिन ऑफ रॉक्स का एक फिगर लिया है। तो आप गूगल से ये फ़ोटो इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो निकाल के उसका जो एक फिगर है जो चाइल्ड का, उसको कट करके अभी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले हम जो, जैसे कि मैं बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिगर वगैरह जब बनाते हैं तो जैसे कि होता क्या है कि जब हम मुंह से स्टार्ट करते हैं या हाथ पैर से स्टार्ट करते हैं तो कोई पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कोई पार्ट ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल फील है वह ख़त्म हो जाता है। तो आप लाइटली ड्रॉ करते हुए सारी चीज़ों को, जो मतलब मेन मेन जो शेप्स हैं, बड़े बड़े शेप्स को देखिए। जैसे कि जो हेड है उसके लिए मैंने एक क्विकली गोल पहले सर्कल बनाया, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लाइन्स ऐड किए जो एक ओवरऑल फील दे दें। फिर उसके बाद अब जो हाथ है उनको जो प्रोपोर्शन से, कितना लाइन्स के बीच में डिस्टेंस है, कितनी लाइन की लेंथ है, और उसको हम फ्लो के साथ करते हैं। थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा बन जाए तो इसमें स्केचिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारे एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। यहाँ पे स्केचिंग करते टाइम हमारा काम है कि हम चीज़ों की फील को कैप्चर करें। तो जस्ट हम क्विकली देखेंगे कि कितनी उसकी लेंथ है और किस एंगल में वह लाइन जा रही है, और फ्लो के साथ उस चीज़ को हम करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लाइटली ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्योंकि स्केचिंग करते टाइम हम इरेज़र का यूज़ नहीं करते। और इरेज़र का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, इसका भी रीज़न है, क्योंकि स्केचिंग में हम 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में कोई भी स्केच ईजिली बना सकते हैं। जबकि हम लॉन्ग स्टडीज़ या शॉर्ट आवर स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम 1 घंटा, 2 घंटा, और जो लॉन्ग आवर स्टडीज़ होती हैं उनमें 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक ड्राइंग पर ही काम किया जाता है। तो वहाँ पे इरेज़र यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप 10 मिनट में ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे इरेज़र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मिस्टेक दिख भी रही है तो आप इजीली उसको दोबारा बना सकते हो। इससे होता क्या है कि आपके रिपीटेशन ज़्यादा होते हैं और आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हो और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ पे हम जैसे कि लाइटली ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि जो छोटी वो मिस्टेक्स हैं, जैसे थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई तो उसको जब हम फिर डार्क करें
तो वह उसमें इजीली कवर हो जाए। अभी हम शुरू से ही डार्क कर देंगे तो वह बहुत अजीब सा दिखेगा। तो स्केचिंग करो या ड्राइंग, तो आपको पहले लाइटली ड्रॉ करना है और लाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है कि किस तरह से एंगल्स जा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो फिगर है उसकी जो उंगलियाँ हैं या जो पैर की उंगलियाँ हैं, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं कि उसमें कितनी राउंडनेस है, कितनी कर्वनेस है, क्योंकि जब आप चीज़ों को ज़्यादा नज़दीक से देखने लगते हो तो आपको उसमें डिटेल्स दिखने लगती हैं। लेकिन स्केचिंग में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें स्केचिंग करते टाइम डिटेल्स को इग्नोर करना है। मोस्टली आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वह डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आँख है तो आँख को बहुत बारीकी से बनाएंगे, नोज़ है तो नोज़ की जो छोटे छोटे उस पर जो कर्व्स हैं उसको बनाएंगे, जिससे कि और होता क्या है कि प्रपोर्शन जब उनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो वह छोटे छोटे कर्व्स को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। तो स्केचिंग में यह बेनिफिट होता है कि उस चीज़ के लिए हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जिससे कि हमारी सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी होती है। और क्विक स्केचिंग का बेनिफिट ही यही होता है कि हम चीज़ों को फिर क्विक फॉर्म में देखना सीख जाते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना सीख जाते हैं और ड्रॉ करना भी सीख जाते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं। जैसे कि अभी हमने पहले लाइटली सिंप्लीफाई किया, अब मैं देखते हुए समझते हुए उनको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि जो हाथ वगैरह हैं तो उनकी उंगलियाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट उसके लिए कुछ एक शेप्स की तरह बस उसको बना देता हूँ कि यहाँ पे हाँ हाथ है, कि मतलब फील आ जाए देख के कि यहाँ पे हाथ है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी ड्राइंग में करनी है सारी चीज़ें जब आप स्केचिंग करो। और एक और चीज़, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्लो धीरे धीरे करें। यहाँ पे जैसे कि मैं जस्ट एक क्विक फ्लो की जैसे जैसे कि पेंसिल को एक फ्लो में मूव कर रहा हूँ, क्विकली मार्किंग्स लगा रहा हूँ, तो यही चीज़ आपको करनी है, क्योंकि यह चीज़ हमारी जो ड्राइंग जो स्केच हैं उनमें एनर्जी फील कराती है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम हर एक लाइन को बहुत धीरे धीरे से संभाल संभाल के ड्रॉ करते हैं, लेकिन स्केचिंग में यह चीज़ नहीं होती है। स्केचिंग में हम क्विकली एक फ्लो के साथ चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो चाइल्ड है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये कुछ कुछ कपड़ा यहाँ पे जैसे कि समझ में आ रहा है कि उसने कपड़े पहने हैं, तो हम जस्ट क्विक फॉर्म में उस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं कि जो उसके लिए एक कर्व दे रहे हैं। आप अपनी लाइंस को और जो कर्व्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आप एक पेपर को वर्टिकली दीवार पर लगाइए और उस पर केवल इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए कि स्ट्रेट लाइंस को ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाएं, और जो एस कर्व्स हैं, एस टाइप के शेप्स हैं, सी टाइप के शेप्स हैं जो मोस्टली हम स्केचिंग में यूज़ करते हैं, उनको क्विकली ड्रॉ कीजिए। और ओवर हैंड ग्रिप के बारे में जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जहाँ पे जैसे कि अभी मैंने ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ रखा है, और ओवर हैंड ग्रिप में हम नॉर्मली हमारे जो पेंसिल है वो हमारे हाथ की सिमिलर पोजीशन में होती है, मतलब जो डायरेक्शन होती है पेंसिल की वो हमारे हाथ की जैसी ही होती है। तो मेरे कई वीडियोस में वह चीज़ मैं बता रखा हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने कंप्लीट केवल इसी के ऊपर बताया है कि ग्रिप होती है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे पकड़ते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो उस ओवर हैंड ग्रिप में आप उस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप इजीली ट्राइपॉड ग्रिप में भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट अब कुछ कुछ जो डार्क पार्ट हैं उनको कुछ कुछ हैचिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने एक दूसरा फिगर लिया जिसमें एक लेडी और एक चाइल्ड है, तो पहले हम चाइल्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। तो वही मेथड, जो प्रोसेस वही कि हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसको शेप्स में, स्ट्रेट लाइंस में। देखिए सिंप्लीफिकेशन मैं बोलता रहता हूँ कि सिंप्लीफाई 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 कीजिए। तो एक बात बताइए कि डिटेल्स दुनिया का हर एक इंसान देख सकता है। जैसे कि आप सबने इस बात से एग्री करोगे कि जब एक बात बताइए कि आप जब किसी घर वाले को, किसी रिलेटिव को अपने आर्ट वर्क दिखा दो तो वह बोलता है कि नहीं बोलता है कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मोस्टली लोग यही बोलेंगे हाँ वह उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्या उसको उसके पीछे का जो प्रोसेस पता है कि किस तरह से आपने उस आर्ट वर्क को बनाया, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो दुनिया है वह हर एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन डिटेलिंग्स को ही देखता है, कितना सुंदर बना है यही चीज़ देखता है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी जो प्रोसेस है उसी के कारण यह आर्ट जीवित है। क्योंकि नॉर्मली पिक्चर्स जो हम फ़ोन से क्लिक करते हैं उनमें भी सुंदरता आती है, लेकिन एक आर्ट वर्क में क्या चीज़ है कि एक आर्ट वर्क में और एक फ़ोटो में फ़र्क होता है। क्योंकि आर्ट वर्क में
हम उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। वो यही आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो यह एक आर्टिस्ट की खासियत होती है कि वह चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में देखता है। क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि आर्टिस्ट का काम केवल ड्रॉ करना नहीं होता, चीज़ों को देखना, उनको सिंप्लीफाई करना होता है। क्योंकि अगर आप नॉन आर्टिस्टिक पर्सन को भी पेन या पेंसिल दोगे तो वह इजीली कुछ ना कुछ तो ड्रॉ कर ही लेगा, चाहे उसका ख़राब बने। लेकिन एक आर्टिस्ट को अगर आप देते हैं तो वह कुछ अलग ही, कुछ नया, कुछ अच्छी तरीके से बनाएगा, क्योंकि वह चीज़ों को देखना जानता है, उनको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना जानता है। और सिंप्लीफिकेशन हर एक स्टेज में होता है। तो जैसे कि वही सेम प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले जो कुछ कुछ लाइंस दी, कुछ कुछ शेप्स दिए, अब मैं उनको धीरे धीरे और ऑब्ज़र्व करते हुए देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्ज़र्वेशन। जैसे कि मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में अभी बता रहा था, तो अगर मैं आपको, जैसे कि कोई आपकी मम्मी खाना बनाना सिखाएं, तो वह आपको बताएं कि पहले 2 चम्मच घी डालिए, फिर उसमें 250 ग्राम आटा डालिए, फिर 4 बूंद पानी डालिए, फिर उसको मिलाइए, फिर उसमें थोड़ा नमक डालिए, फिर ये डालिए, वो डालिए, फिर उसमें 2 चम्मच पानी और डालिए, फिर उसको थोड़ा सा और मिलाइए, फिर उसमें 15 मिनट बाद आधा लोटा पानी और डालिए। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यार क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये करो फिर वो करो। तो अगर वह सिंपली आपको बताएं कि आटा गूँथने के लिए जितना आपको आटा चाहिए, उसको आटा को एक बर्तन में लीजिए और धीरे धीरे उसमें पानी डालिए और हल्के हल्के हाथ से उसको गूँथते जाइए। फिर जैसे पानी की ज़रूरत हो उसको डालते जाइए। तो यह आपको ईज़िली समझ में आएगा। एज अ ह्यूमन अगर हम चीज़ों को जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट करेंगे वह उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनाएंगे, चाहे वह ड्राइंग हो चाहे कुछ हो। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, तो शायद कुछ लोगों को इस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी हो, तो इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप पहले ही सिंपल स्टिल लाइफ से स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टिल लाइफ को ड्रॉ करना सीख जाओगे तो वहाँ पे आप प्रोसेस को समझ जाओगे कि किस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो आप जब प्रोसेस को समझ जाओगे तो फिर यह चीज़ें आपको ड्रॉ करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अब बात क्या है कि जैसे कि आप अभी ड्राइंग जब सीख रहे हो, स्केचिंग सीख रहे हो, तो वहाँ पे एक तो स्केचिंग आपकी इतनी अच्छी है नहीं, ऊपर से आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लोगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आप अपने लिए खुद ही बढ़ा रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जो फिगर करके दिखा रहा हूँ, भले ही आप इसको ट्राई कर सकते हो, और जो लोग काफ़ी अच्छे लेवल पर अभी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह पहले ही जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वह ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, तो मैंने स्टिल लाइफ स्केचिंग के ऊपर भी कुछ वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो उन वीडियोस पर पहले वर्क कीजिए। जब आप प्रोसेस को फॉलो करने लग जाओ, चीज़ों को देखने लग जाओ, तो फिर इन चीज़ों को ड्रॉ करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब एक और चीज़, जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी इतने देर से इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि हम हर चीज़ में एंटरटेनमेंट खोजते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो, टाइम लैप्स में चीज़ें ड्रॉ हो रही हों। तो यह चीज़ें पहले मैं भी बहुत देखता था, लेकिन जब मैंने कुछ कुछ ट्रेनिंग्स का मैं पार्ट रहा, उससे कनेक्टेड रहा, जब मैंने जो फंडामेंटल्स पर वर्क किया, उन चीज़ों को समझा, सीखा, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली। क्योंकि हम जब केवल एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सीखने नहीं मिलता, वहाँ पे जस्ट हम एंटरटेन ही होते हैं कि कलर फेंक के वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो यह वीडियो मैं इसलिए और बनाता हूँ कि जो लोग एक्चुअल में अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वह सही तरीके से सही पॉइंट्स के साथ चीज़ों को सीखें, समझें और ड्रॉ करें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैं जो फिगर्स स्केच कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे फिगर्स को देख के ही वही फिगर्स स्केच करने की ट्राई करेंगे जो ड्राइंग है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने जो ड्राइंग बनाई, जो स्केच बनाए, तो उसमें भी अभी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। और मैं जब कंसिस्टेंसी के साथ, जब मैं डेली स्केचिंग को आधा से 1 घंटा डेली स्केचिंग करता हूँ, तो जब 1 महीने बाद मैं अपने एनी वर्क्स को देखूँगा तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट हुई। और अगर आप मेरे ही वर्क्स देख के बनाओगे तो उसमें पहले से ही बहुत सारी गलतियाँ हैं, और आज आप गलत वर्क्स को देख के ड्रॉ करोगे कि गलतियों से भरा आर्ट वर्क है, उसको देख के ड्रॉ करोगे तो आपकी गलतियाँ होना तय है। इसलिए आप रियल लाइफ रेफरेंसेस, जैसे कि जो लियोनार्डो दा विंची की जो मैंने फ़ोटो अभी ले रखी है, तो आप इसको क्या करें कि इस पर वर्क करें, इसको क्लिक करके गूगल से निकाल के, और जैसे कि कुछ कुछ रेफरेंसेस आप खुद भी क्लिक कर सकते हैं,
तो रियल लाइफ फ़ोटोज़ की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपके सामने रेफरेंस है उसमें गलती नहीं होगी, और फिर आप जो गलती करोगे वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। यह पॉइंट सुनने में शायद अजीब लगे कि आप सिखा रहे हो लेकिन आपके वर्क में भी गलती है, तो एक बात बताइए, हम जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए पूरी लाइफ हमारी काम है। हम जब कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहते हैं तो वह ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती ही जाती है। उसेन बोल्ट का नाम सभी ने सुना होगा, जो दौड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट रनर के लिए फेमस है। तो वह हमेशा वह अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं कि पहले कुछ 12 सेकंड में उन्होंने जो 100 मीटर की दौड़ है उसको कवर किया, फिर कुछ 11, इसी तरह से वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि वह कंसिस्टेंसी के साथ जब उस पर वर्क कर रहे हैं तो उससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जैसे कि हम सभी स्टूडेंट ही हैं, ड्राइंग में हम हो या कोई और चीज़ हो, हम सभी स्टूडेंट ही हैं। मैं आपसे कुछ लेवल ऊपर हूँ, आप मुझसे शायद कुछ लेवल नीचे हो, या कुछ लोग मुझसे जो अभी और भी आर्टिस्ट हैं जो इंडिया में हैं, फॉरेन में, तो वह मुझसे और ज़्यादा सीनियर हैं। तो लेकिन सीख सभी रहे हैं। आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को सुन लीजिए, वह यही बोलेगा कि मैं सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, आप हमेशा सीखते रहते हो। जैसे कि अभी हम अपने ड्राइंग पर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं, फिर आगे हम कुछ नया मीडियम सीखेंगे, वाटर कलर, ऑयल्स कलर्स या कुछ और सीखेंगे, फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करेंगे, फिर जो सब्जेक्ट हैं उन पर हम मास्टरी हासिल करेंगे। तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको जस्ट जो प्रोसेस है उससे गुजरते हुए, उसको समझते हुए, उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे जैसे कि जो उसके चाइल्ड के पीछे जो एक लेडी है, तो अब मैं उसको स्केच कर रहा हूँ। ये मैं जो कंप्लीट जो द वर्जन ऑफ रॉक्स जो कंप्लीट पेंटिंग है उसके कुछ कुछ पार्ट्स को, क्योंकि उसमें 4 फिगर्स हैं, तो मैं जो चारों फिगर से ड्रॉ सभी को करूँगा, लेकिन आपको क्लियरली और दिखे इसलिए मैंने उस फोटो को क्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं उस लेडी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं वही चीज़, जैसे कि जो प्रोसेस है कि फर्स्टली हम जो शेप्स हैं, जो लाइन्स हैं और एंगल्स हैं, उनको स्ट्रेट लाइन्स में करेंगे कवर, और देखते हुए कि कहाँ पे हैंड का मूवमेंट हो रहा है। और जैसे कि अभी जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग हैचिंग को भी अलग से सीखते हैं, तो यह कोई अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैचिंग को समझना चाहते हो तो आपको वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है कि कहाँ कितनी लाइटनेस है, कहाँ कितनी डार्कनेस है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं इस पर एक वीडियो ला दूँगा, लेकिन एक बात समझिए, मैं वह वीडियो भी अपलोड कर दूँगा कि कैसे आपको वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, उनको समझना है। लेकिन जो वैल्यूज़ को हम जब देते हैं तो उसके लिए पहले हमारे ड्राइंग का सही होना ज़रूरी है। इसलिए मैं फर्स्टली ड्राइंग के वीडियो ज़्यादा डालता हूँ ताकि आप ड्राइंग को अच्छे से समझ सको और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अगर आप जब ड्राइंग को ड्रॉ करने लग जाओगे, फिर आप जब वैल्यूज़ को समझ जाओगे तो हैचिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लेडी का हाथ है, तो वह उसके जो ऊपर जो एक ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा डला है, तो उससे जो उसका एंगल बन रहा है, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि हम धीरे धीरे उसको देख रहे हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से होता है या ये है कि हम फिर उस चीज़ की ओवरऑल पोजीशन को समझ जाते हैं, लेकिन जब हम छोटे कर्व को बनाने लग जाते हैं तो उससे वो कर्व जब बड़ा हो जाता है तो फिर हमारा ओवरऑल जो लुक है वह ख़त्म हो जाता है। और सिंप्लीफिकेशन हम हर एक स्टेज पर करते हैं। जब हम वैल्यूज़ को देते हैं तो वहाँ पे भी हम सिंप्लीफिकेशन ही करते हैं। कलर्स को करते हैं तो वहाँ पे भी हम कलर्स के साथ सिंप्लीफिकेशन ही करते हैं। बस अभी जस्ट हम ड्राइंग पर फोकस कर रहे हैं, तो आप इसको समझिए, फिर हम आने वाली वीडियोज़ में सारी चीज़ों को डीपली समझेंगे। अब जैसे कि जो अब मैंने कुछ कुछ जो रफली जो लाइन्स दी हैं, जो सिंपली हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया है, उसको करने के बाद अब हम देखेंगे कि कहाँ पे थोड़ा बहुत मैं फ्लो के साथ मूवमेंट ले सकता हूँ। अगर मेरा थोड़ा बहुत एंगल अगर डिस्टर्ब हो गया तो मैं उसको सही करते हुए ड्रॉ करूँगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आप अभी बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में सिंपल स्टिल लाइफ से, कप से, गिलास से, कुछ कुछ केतली वगैरह, मतलब धीरे धीरे स्टिल लाइफ में ही डिफ़िकल्टी बढ़ाइए। जब आप उसमें फ्लो आपका आने लगे, उसके प्रोपोर्शन सही होने लगें। प्रोपोर्शंस मतलब होता है जो लाइन की हाइट है, विड्थ है, उसके एंगल्स हैं, एक लाइन के कंपेरिजन में दूसरी लाइन कितनी छोटी है, बड़ी है, इसी सारी चीज़ों को हम प्रोपोर्शंस बोलते हैं, जो कि हर एक ड्राइंग का बेस होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एनिमल्स, बर्ड्स की तरफ मूव कीजिए।
जब आप उनको भी अच्छे से ड्रॉ करने लग जाएं, क्योंकि अगर आप एकदम फिगर्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप धीरे धीरे एनिमल्स को, एलिफेंट, पैट, अलग अलग जो बर्ड्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनको फिर ड्रॉ कीजिए। क्योंकि स्टिल लाइफ में नॉर्मली बेसिक शेप्स बनते हैं, जैसे कि जो ओवल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो यह हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि ह्यूमन फिगर, ह्यूमन फेस, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़, तो इन सारी चीज़ों की भी स्केचिंग की जाती है और इनमें ऑर्गेनिक शेप्स बनते हैं, मतलब जिनका शेप कोई क्लियर नहीं रहता है। इनमें हम इजीली इसको जो बेसिक शेप्स हैं उनमें सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक शेप्स इनमें बनते हैं। जो जैसे कि फूल की पत्तियाँ और कभी एक जैसी नहीं होती, हर एक फूल की पत्तियाँ कुछ अलग होंगी। तो उस चीज़ को, उसके इम्प्रेशन को समझने के लिए हम रैंडम शेप की एक्सरसाइज करते हैं। जो मैंने अपने कुछ वीडियो में एक वीडियो डाल रखा है जहाँ पे मैंने 2-3 एक्सरसाइजेस को बताया है ड्राइंग की, तो उसमें मैंने रैंडम शेप की एक्सरसाइज को बताया कि कैसे करना है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि आपको एक रैंडम सा कोई शेप आपको अपने पेपर पर ड्रॉ करना है और उसको आपको ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करना है। जब आप उसको ट्रेस कर लो तो उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर साइड में रख के उसी शेप के बगल में सेम साइज़ का शेप बनाना है, एकदम देख के सेम टू सेम। और जब आपको लगे कि आपका जो शेप सही से ड्रॉ हो गया, तो उसके बाद जो ट्रेसिंग पेपर पर आपने ट्रेस किया था शेप, उसको अपनी ड्राइंग के ऊपर रख के उसको चेक करना है और जो गलतियाँ हैं उनको मार्क करके फिर अगेन इसको प्रोसेस को दोहराना है। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी चीज़ों को देख पाने में और आप इजीली अपने वर्क में गलतियाँ ढूंढने लगोगे। यह रैंडम शेप की एक्सरसाइज की ही इसलिए जाती है कि आप गलतियों को ढूंढ पाएँ। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वो लेडी का फिगर कंप्लीट किया, उसमें हैचिंग दी, तो यहाँ पे अब मैं जस्ट एक दूसरी जो चौथे नंबर का वो फिगर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि जो ऑर्गेनिक शेप्स, तो ऑर्गेनिक शेप्स फिर आप इजीली समझने लग जाओगे। तो आप जब एनिमल्स, बर्ड्स, सारी चीज़ों को ड्रॉ करने लग जाओगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे फिर फिगर्स को लीजिए, सिंपल फिगर्स, जैसे कि जो ज़्यादा उनमें कर्वनेस, राउंडनेस है उनको एकदम से मत लीजिए। जो स्ट्रेट फिगर्स हैं, जो सिंपल फिगर्स हैं, उनको लीजिए। फिर धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को कीजिए। और शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि पेड़ों की भी स्केचिंग होती है या फ्लावर्स की भी स्केचिंग होती है, तो हाँ भाई, सारी चीज़ों की स्केचिंग होती है। आप किसी भी चीज़ की स्केचिंग कर सकते हो। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो केवल फिगर्स पर ही वर्क करते हैं। जब वह एक लेवल पर पहुंच जाते हैं वह केवल फिर फिगर्स पर ही वर्क करते हैं या केवल लैंडस्केप पर ही वर्क करते हैं या पोर्ट्रेट पर ही वर्क करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ों पर वर्क करना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो आप ये सोचो कि आप एक ही चीज़ को मास्टर करें तो उसमें आप ही को डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन है। अगर आप स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पोर्ट्रेट भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि चीज़ों को देखना, उनको समझना, ऑब्जर्व करना, लाइन्स एंगल्स को समझना सब सेम ही रहता है। अब जैसे कि जो यहाँ पे फेस है, तो उसमें फेस की आइस या नोज वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं जस्ट जो हम लूमिस से स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम जो एक रूल अपनाते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स, जहाँ पे हम हेड के जो पार्ट्स हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, उनकी मार्किंग्स करते हैं कुछ लाइंस में, 2-3 लाइंस में। तो उन्हीं लाइंस को, जैसे कि मैंने आइस के लिए एक लाइंस दी और एक नोज़ वाले एरिया के लिए जो स्ट्रेट लाइन, तो इससे हमें ओवरऑल उस जो फेस की जो फेशियल फीचर्स हैं, जो नोज़, आइस है, उनकी पोजीशन पता चल गई कि यह ऐसी होगी। मैं हेड स्टडी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो की, आपको कैसे हेड स्टडी की जाती है, उसको कैसे समझना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूँगा। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैं अब उसको फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे कि फेस है तो फेस को अभी यहाँ पे हमारा गोल ये नहीं कि हम फेस की एक एक चीज़ को बनाएं। यहाँ पे हमारा जस्ट गोल है कि हम कोई फॉर्म में चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें। तो यहाँ पे जैसे कि जो वहाँ पे उसने कुछ कपड़ा पहन रखा है, तो उसको अभी हम स्ट्रेट लाइन में उसको ड्रॉ कर रहे हैं। और जो हेयर्स हैं, अगर जैसे कि कॉपी करने की कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है। स्केचिंग का मतलब है जैसे कि कैप्चर करना। तो हेयर से अगर कहीं कर्लीनेस ज़्यादा है, हम उसको अगर कर्लीनेस को कम दे दें या थोड़ा उसको और मूव कर दें तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह बालों का इम्प्रेशन वहाँ पे लगेंगे कि बाल ही हैं। और जो लाइन्स हम डार्क करते हैं उनको भी, जैसे कि यहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सही से दिखे इसलिए मैं लाइन्स को डार्क कर रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद ड्रॉ करो तो लाइट ड्रॉ करिएगा, क्योंकि जो हम लाइन्स डार्क करते हैं वह भी हम डार्कनेस को देखते हुए करते हैं। जैसे कि जो कपड़े हैं, जैसे कि तो वहाँ पे कपड़े जितने ज़्यादा डार्क हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लाइन्स को भी डार्क करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एजेस। तो
जो एक आर्ट वर्क में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक जब आप लाइन खींचते हो तो उसकी भी कोई डार्कनेस होती है। तो एजेस वगैरह अभी आप इनमें कंफ्यूज मत होइए, आप अभी जस्ट लाइन्स को समझिए और प्रयास कीजिए कि आप लाइन को जो है लाइटली ही ड्रॉ करें, जहाँ ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसको डार्क करें। तो यहाँ पे मैं जस्ट अब जैसे कि जो लाइन्स हैं उनको देखते हुए वो एक फ्लो के साथ उनको डार्क कर रहा हूँ। तो आपको भी सारी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना है। अगर ऑब्जर्व करना सीख गए आप तो आप ड्रॉ करना भी सीख जाओगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर मोस्टली लोग कम ध्यान देते हैं और जस्ट चीज़ों को बस क्विकली उसको ड्रॉ करने में लगे रहते हैं कि मैं जल्दी से इसको बना लूँ फिर अगला आर्ट वर्क बनाऊँ। भले ही आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे, जैसे कि मैंने 10 मिनट में बनाया, आपको शायद 20 मिनट लग जाए, लेकिन ऑब्जर्व अच्छे से कीजिएगा कि आपकी जो लाइन है, अगर आप एक लाइन को खींच रहे हो तो उसके एंगल को, उसकी लेंथ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को करोगे तो आप इजीली उसको इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ पे अब जैसे कि जो कपड़े हैं और बाल हैं तो उनमें जो डार्कनेस है तो मैं उसको जस्ट कुछ कुछ हैच कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल एक ही डायरेक्शन में हैच कर रहा हूँ। अगर आप हैचिंग करना चाहो तो एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करना, क्योंकि इससे आपकी हैचिंग का जो फ्लो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। आई होप कि आपको मेरे साथ साथ स्केच करने में और सारे पॉइंट्स को समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और जब हम फाइनल आर्ट वर्क बनाते हैं तो वहाँ पे हम फिर सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक एक चीज़ को समझते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम चीज़ों को फिर और अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से हमें प्रोसेस से गुजरना है। तो आप अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आप और किन किन टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके डाउट हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से अपने आने वाले वीडियोस में उनको कवर कर सकूं। और जो जैसे कि जो फंडामेंटल्स हैं मैं उन पर काम करता रहता हूं, तो मैं उनके वीडियोस जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं लाऊंगा, तो मैं अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता हूं। मुझे भी जो लेसन्स हैं, जो लेक्चर्स वहाँ लेने पड़ते हैं और स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, वीडियो क्रिएशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं उनको एडिट करने में भी टाइम लगता है। जैसे कि जो अभी जो पीछे स्केचिंग की तो उसका वीडियो क्लिप और साथ में फिर बोलना, फिर उनको कंबाइन ऐड करना ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं हर संडे को एक वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे कि पिछले संडे में मैंने जो फ्री हैंड ड्राइंग है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। तो मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, जो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो में हर एक दिन अपलोड करता हूँ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं शॉर्ट वीडियोस में भी कवर करता रहता हूँ। और जो लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में डेमो दे पाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर भी नहीं होंगी, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो के थ्रू यह सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो मैं जो सारे फंडामेंटल्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियो उस चैनल पर धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और आने वाले वीडियोस आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अपनी स्किल्स को और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले संडे को एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।